हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर टाइम बचता है अपने को, मतलब ये लेक्चर जो है इसकी थ्योरी जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो इसी के साथ अपने इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये लेक्चर लगभग अगर 40 मिनट में कंप्लीट होता है तो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। देखो, क्या होता है कि जब तुम्हारे पास एक सिंपल चार्ज होता है, क्यों आपके पास कोई चार्ज है, ओके, और ये किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये क्या जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आपको पता है ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ये जनरेट करेगा। अगर ये क्यू क्या करे, मोशन करने लगे, ये क्यू क्या करे, मोशन करने लगे किसी कांस्टेंट वेग v से, तो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो आपके पास यहां क्या जनरेट होगी, विद्युत धारा I जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, विद्युत धारा I जनरेट होगी। अगर विद्युत धारा I आती है तो यहां क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और Q तो पहले से था ही, तो यहां पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, विद्युत क्षेत्र भी रहेगा। मतलब आप क्या समझे, अगर Q क्या था, रेस्ट पे था, तो आपको कौन सा फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ओनली क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अगर ये Q क्या करे, कांस्टेंट वेग v से गति करनी स्टार्ट कर दे, तो यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा। ओके, अब मान लो ये v जो है वो क्या है, एक समान नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो रहा है, एसिलेट हो रहा है। ये अपने पास एसिलेशन a से क्या हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है, तो क्या होगा, यहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंजिंग, ठीक है, टाइम चेंजिंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। समझ रहे हैं आप। अगर क्या होने लगे, ये चार्ज क्या हो, एसिलेटेड हो, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने लगेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। तो जब आपको दोनों एक साथ मिलेंगे तो वहां जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब एक ऐसी वेव जनरेट होती है जहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी होगा। बेसिकली जो आपके पास एसिलेटेड चार्ज है वो क्या करेगा, ऊर्जा रेडिएट करेगा। जब आपने बोहर थ्योरी पढ़ी थी, वहां भी कुछ ना कुछ आपने ऐसी चीजें सुनी थी कि जब वो पार्टिकल है वो वर्ताकार सर्कल में घूमेगा तो वो क्या करेगा, एसिलेट हो रहा है, एसिलेट हो रहा है वहां पे, तो ऊर्जा क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो यहां पे ऐसी चीज है, आवेश क्या, अगर एसिलेटेड है, त्वरित है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा विकिरित करेगा। और ऊर्जा किसके रूप में विकिरित करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई चार्ज एसिलेटेड है तो ये क्या करता है, EMW रेडिएट करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें तीन चीज होती है। पहली चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी चीज होती है अपने पास डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, इनके बारे में बताने के लिए मैक्सवेल ने भी क्या दी थी, इक्वेशंस दी थी। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अपने पास क्या दी थी, इक्वेशंस दी थी। ये अपने थोड़ा सा आगे जाकर के 10 से 15 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे, है ना। और इसके बाद ये जो चैप्टर आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो काफी डिटेल के अंदर है, बीएससी पोर्शन के अंदर। बीएससी पोर्शन में जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, IIT जैम दोगे, नेट दोगे, या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दोगे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट आता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके अंदर आपकी ये काफी अच्छे से और भी है मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। यहाँ तो सिर्फ बेसिक है, तो वो अपना आगे चल के थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके बाद अपने पास आता है, देखो EM वेव के अंदर क्या होता है कि मान लो ये कौन सा एक्सिस है, ये अपने पास स्मॉल में समझो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ओके, तो इसके अंदर देखो कि आपके पास अगर इस एक्सिस पे क्या है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है। ठीक है, तो अपने पास जो y एक्सिस है, जो y एक्सिस है, इसके अंदर क्या हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कैसे दर्शाओगे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कहां है अपने पास, x y एक्सिस के ऊपर है, तो ये कुछ आप ऐसे दर्शा दो। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग। ओके, इसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, अब z एक्सिस के ऊपर क्या होगा, तुम्हारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। y पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और z पे क्या आएगा अपने पास, z एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। जो
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, लंबवत रहेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, यहां पे अपने पास ये जो रेड वाला था ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से ये ऑसिलेशन कर रहा है, और समझ रहे हो। और यहाँ क्या निकल जाएगी अपने पास, इस तरीके से यहाँ क्या निकल जाएगी, वेव निकल जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस दिशा में है, वाई दिशा में है, जे कैप में है। मैग्नेटिक फील्ड है जो बी है वो किस दिशा में है, अपने पास जेड दिशा में है, या कह दो के कैप में है। और जो डायरेक्शन है इसको आप क्या लिखते हो, वेव वेक्टर से। ठीक है ना, वेव वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन के अंदर वेव जा रही है, वेव वेक्टर क्या होता है, उसी दिशा में होता है, तरंग सदिश उसी दिशा में होता है जिस दिशा के अंदर आपके पास तरंग जा रही है। ओके, तो अपने पास जो के वेक्टर है, तरंग सदिश है, ये कहाँ आएगा, ये आएगा के अपने पास आई कैप। ओके, यहां एक कंडीशन लगती है क्या, कि जो के होता है ना, के ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल रहेगा किसके, ई क्रॉस बी के। कहने का मतलब जो तरंग की दिशा होगी या तरंग सदिश की दिशा होगी वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करेगा। ओके, इसको आप थोड़ा सा ऐसे सर्कल से समझो, आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। मतलब ई बी हमेशा ऐसे रखना है, ये ई है, ये बी है, तो ये आएगा के। मतलब अगर ई आई में हो, बी जे में हो, तो जो के वेक्टर है वो होगा के में। अगर ई जे में हो, ये बी के में हो, और ये किस में होगा, आई में होगा, है ना। के क्या होगा, जो भी आपके पास वेक्टर की दिशा दे रखी हो, ई की और बी की, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, सदिश गुणन करवा देंगे, तो आपके पास के की दिशा आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देख लेते हैं, आ जाओ। मान लो जो ई है वो क्या था, माइनस के में था, हो सकता है बी क्या था, जे में था, तो अपने पास के वेक्टर की दिशा क्या आएगी, देखो क्या आएगी, ये पैरेलल आएगा किसके, ई क्रॉस बी के। ई की डायरेक्शन क्या है, माइनस के, और बी की क्या है, जे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जे क्रॉस के होता ना तो क्या आता, आई आता, और ये क्या है, के क्रॉस जे है, तो ये क्या आएगा, माइनस आई आएगा। माइनस को बाहर छोड़ दो, माइनस को बाहर छोड़ दो, ये क्या आएगा, माइनस आई आएगा। ओके, माइनस आई आ गया, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये दिशा क्या आएगी, वेव की आई कैप आएगी। ओके, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हिंदी मीडियम में हो आप, अगर आप हिंदी में लिखना है आपको तो लिख सकते हो विद्युत धारा, सॉरी विस्थापन धारा। क्या लिख सकते हो, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। यहां पे देखो विस्थापन धारा के बारे में क्या कहा गया, कि अपने पास ये देखा गया, इसे आप समझिए पहले, है ना, ये रफ में समझिए, चलो इधर समझ लो। ये अपने पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, और ये कोई सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ, ये बैटरी आपकी प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे कोई कुंजी लगाओ तो लगा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ये अपने पास कैपेसिटर है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है अपने पास। ओके, तो क्या देखा गया कि इस सर्किट के अंदर धारा फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है, तार जुड़ा हुआ है, तो धारा फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो होल होते हैं वो भी फ्लो हो रहे हैं, अगर आप मानो तो, है ना। पर इसके बीच में देखो, इसके बीच में भी धारा क्या होती है, फ्लो होती है। होती है नहीं होती, कि धारा यहां से गई, इसे पार करके वापस यहां आ गई, ऐसा ही तो होता है। लेकिन आप देखो संधारित्र की प्लेटें जो है वो इस तरीके से, मतलब इनमें क्या है, गैप है, तो ये जो संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच में जो गैप है, इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्किट जो है आपका, जो परिपथ जो है आपका वो टूटा हुआ है ना, जो ब्रेकन परिपथ है, ये एक ब्रेकन परिपथ है, सर्किट जो टूटा हुआ है, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित कैसे हो रही है। इस चीज को समझाने के लिए जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए थे, कौन आए थे, मैक्सवेल आए थे। तो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया कि जो सर्किट है, परिपथ है, उसके अंदर कुल धारा हमेशा दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। क्या बनी होती है, दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। वो दोनों धाराएं क्या होती है, एक तो होती है अपने पास कंडक्शन करंट, चालन धारा, और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। जो विस्थापन धारा है, जो विस्थापन धारा ये किससे आती है, ये आती है
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर कह दो टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, विस्थापन सदिश में परिवर्तन से, या फिर ये हो गया विस्थापन सदिश में परिवर्तन से, या फिर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से। मतलब जैसे जैसे आप सर्किट को चार्ज करते हो तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो यहाँ क्या आएगी, विस्थापन धारा आएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ आईडी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ क्या है, तार है ही नहीं, तो यहाँ आईसी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पर यहाँ क्या रहेगा, आईडी नॉन जीरो रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे अपने पास आईसी क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा क्योंकि वायर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो जो धारा थी वो दो प्रकार से मिलकर बनी होती है, चालन धारा और विस्थापन धारा। अब बात आती है चालन विस्थापन धारा को इन्होंने कैसे लिखा, तो मैं इसका डेरिवेशन ना करके आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जो आईडी थी इन्होंने इसको लिखा था, डेराइव भी कर सकते हो आप, इतनी कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। ये था अपने पास एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बटा dt, या इसको आप कह दो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी ई बटा dt। ये अपने पास क्या है, विस्थापन धारा है। क्या है अपने पास, ये विस्थापन धारा, जो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बटा dt। डी बटा dt क्या है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, ए क्या है, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, डेराइव करना है तो इसको डेराइव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। ठीक है, लिख दो डी क्यू बाई डी टी होता है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन ई है, एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए लिख सकते हो, तो क्यू बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए ई, पुट करोगे तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट बार ए बार डी ई बटा डी टी। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, आईडी आ जाता है। ठीक है, पर इसका कोई सेंस नहीं था तो मैंने ये नहीं करवाया। ओके, तो अपने पास जो आईडी है वो क्या आएगा, इस रूप में आएगा। यहां आईडी को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ओके, इसके बाद मात्रक देख सकते हो, विद्युत विस्थापन धारा क्या, एक तरीके की विद्युत धारा ही है, तो मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। इससे आगे देखो, इससे आगे अपने पास क्या है, अब देखो किसी भी सर्किट के अंदर दो तरीके की धारा होगी, तो जो एम्पियर्स लॉ था, जो अपने पास एम्पियर्स लॉ था वो पहले क्या था, वो था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज्ड पाथ के अंदर म्यू नोट समेशन आई लिख दो, या लिख दो आई सी लिख दो, या आई इनक्लोज लिख दो। इसे आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, आई इनक्लोज लिख दो, या इसको लिख दो आई समेशन आई। ठीक है, ये नियम कहां लगता है, कोई भी सर्किट में लगा लो आप, कोई भी सर्किट में लगा लो। देखो यहां से करंट बह रही है तो यहां आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एम्पियर लॉ है वो लगा सकते हो। ठीक है, एम्पियर लॉ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। तो यहाँ जो धारा बह रही है इसके लिए, इसमें जो धारा बह रही है उसके लिए क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। पर यहाँ देखो, यहाँ तो सर्किट टूटा हुआ है तो कोई भी कंडक्शन करंट है ही नहीं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये क्या कह रहा है, यहाँ क्या होनी चाहिए, कंडक्शन करंट होनी चाहिए, है ना। पर इस पॉइंट पे आओ तो यहाँ तो कोई कंडक्शन करंट है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे मान लो, ये पॉइंट क्या ले ले, ये पॉइंट कुछ लो ही मत, मिड कैपेसिटर, मिड कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में आप देखोगे ना तो अपने पास धारा क्या है, जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा, बी डॉट डी एल बराबर क्या आ गया, जीरो। बी के बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ये देखा गया कि यहां पे भी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था एम्पियर का, जो प्रीपथिय लॉ था, एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ था, इसको चेंज किया किसने, मैक्सवेल ने। तो इसे अब कहा गया मैक्सवेल एम्पियर लॉ, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, या इसको आप कह दो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसका आ गया है, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ गया है मैक्सवेल का। ओके, तो ये कैसे बन गया, ये अपने पास अब बन गया एडिट होके बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ आ गया। इसमें मान रख दो आप, आईसी का तो आपको पता है आईसी रहता है, आईडी का आपको पता नहीं है ना, तो ये कितना रहता है, म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, ऐसे लिखो, या इसको क्या लिखोगे, म्यू नोट आई सी प्लस ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बटा डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई को आप डिस्प्लेसमेंट करने भी रखते हो, तो इसे आप एक चीज ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कैसे कि म्यू नोट अपने पास म्यू नोट आई सी
प्लस ये रहेगा एप्सिलॉन ए बार रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ई को लिख सकते हो डेल डी वेक्टर अपॉन डी टी। ये अपने पास क्या आ गया, मैक्सवेल्स का थोड़ा सा चेंज आ गया किसमें, एम्पियर के नियम में। इसके बाद अपने पास आती है मैक्सवेल्स लॉ। ये वीडियो पहले कल कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुकी थी पर उसके अंदर कोई एरर आ गया है ना, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे मैंने 1.25 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसके बाद अपना एरर आ गया था है ना, तो वो वीडियो क्या हो गई थी, पूरी की पूरी करप्ट हो गई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का पार्ट बचा था। जो आप पहले देखोगे इस वीडियो, इस स्लाइड से पहले जो आप वीडियो देखने वाले हो अभी, वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, और जो मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो बाद का है ना, क्योंकि उसमें एरर आ गई थी। ये बिहाइंड द सीन है, मतलब ऑनलाइन टीचिंग के पीछे के स्ट्रगल है ना, ये आपको न दिखते हैं न बताए जाते हैं, पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ताकि आप भी कभी ये चीज़ें स्टार्ट करो तो आपको पता रहे कि ऐसी चीज़ें होती रहती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास ये क्या आया था, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ जो है वो आया था अपने पास, बी वेक्टर डॉट डीएल का क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। उसको अपने ऐसे ऐसे लिखा था। ये जो चीज़ है म्यू नोट, ये जो चीज़ है एप्सिलॉन नोट ई, इसको क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर लिख सकते हो। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास म्यू नोट, इधर आ जाएगा आई सी आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा आपका ए, और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डेल डी वेक्टर बटा डी टी। ओके, ये हो गया अपने पास मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, या आप इसको बोल दो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है ना। इसके अंदर क्या किया एम्पियर ने, थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसको डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस्ड करने के लिए। ओके, एक चीज यहाँ पे छोटी सी आपको और पता होनी चाहिए कि जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट होती है डिवाइड बाय एरिया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये भी आपको कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ओके, ये क्या आ जाएगा, आई डी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे देखो, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल ने जो ये समीकरण, जो अपने पास वेव है, ईएम वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसको डिफाइन करने के लिए जो अपने पहले चैप्टर पढ़ लिए, लाइक गाउस लॉ पढ़ लिया है ना, और मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ था अपने पास, एक अपने पास ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट था, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बटा dt, और एक था अपने पास एम्पियर्स लॉ है ना। चारों को मिला करके 4 समीकरणें बताई जो क्या करती है, आपकी इन ईएम वेव को डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो आ जाओ देखते हैं ये चारों समीकरणें क्या थी, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और इनके अंदर आपके सिलेबस में कौन सी है, जो अपने जो 11-12 का सिलेबस आप कवर करते हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर ईएमआरएस हो, चाहे 11-12 पार्ट ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, उसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन ही सिलेबस में है। इसके बाद का जो काम है, जैसे कि इसका क्या बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म वगैरह है, तो वो सारा आपके आता है बीएससी पार्ट के अंदर। बीएससी पार्ट के अंदर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हो वहाँ आपके ये सब आता है। फिर भी अपने यहाँ पे थोड़ा सा इसका दोनों पार्ट देख लेंगे, जो डिफरेंशियल है वो भी देखेंगे और इंटीग्रल है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म मतलब समाकलित और अवकलित रूप। ठीक है, इसकी जो पहली समीकरण आती है अपने पास वो आता है गाउस लॉ की। कहां से आती है, गाउस लॉ से, गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इसको कैसे लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो कुछ। ओके, इसको इस तरीके से लिखते हो, तो ये क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटीग्रल है, ये आपको पता ही है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसे हो जाएगा, अब यहाँ अगर आप गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ तो ये बनेगा डेल डॉट ई वेक्टर। ओके, इधर ds रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, और q को क्या लिख सकते हो, रो डीटो, तो डीटो से डीटो या dv कह दो डीटो को, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल को बताता है, वो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा रो और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई इस समीकरण की, और ये क्या होगी, इसकी इंटीग्रल फॉर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या है अपने पास, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, देखो इसी तरीके का कुछ है। यहाँ क्या था, सिंगल चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, पर गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जो एकल ध्रुव है उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर है 0। ठीक है, इसका जो आप डिफरेंशियल फॉर्म लेने जाओगे
तो वो क्या बनेगी, ठीक इसी तरीके की बनेगी, डेल डॉट बी बनेगी, बराबर में इसमें क्या है 0, तो इधर क्या रह जाएगा 0। तो ये क्या है, इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। ये आपके पास क्या कहलाता है, दूसरा समीकरण कहलाता है ना, गाउस का किसका, मैक्सवेल का दूसरा समीकरण कहलाता है। इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है वो ज्यादा वैलिड मानी जाती है। तो पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण है ये हो गया, ठीक है। ये बताते किसको है, ये भी कह सकते हैं गाउस लॉ का जो सेकंड नियम है वो किसे बताता है, ये बताता है एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटोस्टैटिक, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए मैग्नेट, मैग्नेट कह दो या मैग्नेटोस्टैटिक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। मैग्नेट के लिए भी मोनोपोल नहीं होगा। एक चुंबक के अंदर कभी भी आपको एक ध्रुव नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, वो कॉम्बो के रूप में मिलेगा। एक ध्रुव होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे दूसरा ध्रुव होना ही होना पड़ेगा। तीसरा देखो, तीसरा जो लॉ है वो है अपने पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमआई होता है तुम्हारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, उसके लिए फैराडे ने लॉ दिया था, उससे क्या आती है तीसरी समीकरण आपके पास आती है। क्या बताया था, ईएमएफ ई जो बोला था, इसे क्या लिखा गया था, इस वी, ये एक तरीके से क्या है, वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज ही तो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कह सकते हो आप, होता ही तो है वी बराबर ईडी, उससे इनको इसने उससे इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या आता है, ये आता है माइनस डी फाइव बी बटा डी टी की, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। अब इसका रूप को चेंज करो, इसे क्या करो, करल रूप में लेके जाओ, स्टोक्स करल थ्योरम लगाओ, तब स्टोक्स करल थ्योरम लगाने से क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई, और इसे ये क्या है, ये बी डॉट डीएस, तो डीएस से डीएस चला जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीबी वेक्टर बटा डीटी। ये अपने पास क्या आ गई, थर्ड समीकरण आ गई किसकी, मैक्सवेल की। ओके, मैक्सवेल की थर्ड फॉर्म आ गई। और ये इसका सारा सबका आपको पता ही है, ये डिफरेंशियल रूप है और ये क्या है, इंटीग्रल रूप है ना। ये हो गया फोर्थ। फोर्थ के अंदर देखो अपने पास क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट है। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ जो है उसी को क्या कहते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये क्या है अपने पास, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या कहता है, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कहता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या था, म्यू नॉट आई डी प्लस आई सी, ऐसा ही कुछ था ना। और इसको जब आप क्या करोगे, ये लाइन इंटीग्रल है, इसको ले जाओ किसमें, कर्ल वाली थ्योरम में, स्टोक्स कर्ल थ्योरम से, तो ये क्या बनेगा, डेल क्रॉस बी बराबर ये बनेगा अपने पास म्यू नॉट, यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा, एरिया से एरिया कटेगा, तो ये जो आई डी है ये क्या बन जाएगा, जेसी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जेडी बन जाएगा। आईडी है वो जेडी बन जाएगा और आईसी है वो जेसी बन जाएगा। ऐसे देखो इसके साथ क्या आएगा, एरिया आएगा, एरिया का भाग दोगे तो आईसी बटा ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो ये बन गया जेसी और ये बन गया जेडी। इसे आप और क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट जेसी प्लस ये क्या बन जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई डीई बटा डीटी, यही तो होता है, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास चारों की चारों समीकरणें आ गई। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। इससे पहले अपने मैक्सवेल की चारों समीकरणें देख ली, 1 2 3 4, ओके, जो मैंने समीकरण बीन के अंदर दे दिए, समीकरण नंबर दे दिए। इसके बाद अपने पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव क्या होती है, ये जो चारों समीकरणें हैं, चारों समीकरण आपके पास मैक्सवेल की, ठीक है, 4 समीकरण आपके पास मैक्सवेल की। आप इनको क्या कर सकते हो, इनकी हेल्प से ईएम वेव की इक्वेशन निकाल सकते हो। वो इक्वेशन कैसे निकलती है, थोड़ा सा देखो आप, ई के अंदर हो चाहे वो अपने पास एक मिनट
ये ना पीडीएफ ओपन करते हैं लिखने वाली, तो उसमें एरर आ गया है ना, एरर ही एरर आ रहे हैं। पहले वीडियो में एरर आ गया था, पीडीएफ खोलने में एरर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव क्या है कि जो आपने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन निकाली है ना, इनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ईएम वेव क्या होती है, ईएम वेव के अंदर 2 फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया होगा पहले, है ना, बता दिया था ना, ये देखो बता दिया था मैंने सारा। ठीक है, तो इसमें देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इन चारों इक्वेशन की हेल्प से। जब आप इन चारों में से कोई भी 2 इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन अपने पास ई की है और 2 इक्वेशन अपने पास बी की है, जब 2 ई की यूज लोगे तो ई के लिए इक्वेशन आएगी, जब 2 बी की यूज लोगे लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास बी की इक्वेशन आएगी। वो क्या आती है आप देख लो, वो आती है d2e बटा dt स्क्वायर बराबर d2e बटा dx स्क्वायर। अब देखो ई से ई कट जाएगा, एक्स इधर जाएगा, तो इधर क्या है सी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ सी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो सी स्क्वायर d2e बटा dx स्क्वायर, या इसको आप एक तरीके से ऐसे और लिख सकते हो dt स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट d2e बटा dx स्क्वायर। ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम टू सेम किसके लिए हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगी, d2b बटा dt स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर d2b बटा dt स्क्वायर, या आप कह दो d2b बटा dt स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट d2b बटा dx स्क्वायर। ओके, ये समीकरण इस तरीके से अपने पास हो जाएगी, यहाँ x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो जो म्यू नोट है, यहाँ म्यू नोट और जो एप्सिलॉन नोट आपके पास वो देखो क्या है, म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इसका मान क्या होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। ओके, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा इसका टेस्ला गुणा मीटर बी डॉट डीएल बटा क्या लग जाएगा आई, तो एम्पियर। ठीक है, ऐसा ही मात्रक आपको पता हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। इंग्लिश में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा क्या, म्यू नोट। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, अब एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या आता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ओके, इसका मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर गुणा न्यूटन, ये कोई मात्रक आ जाएगा। ओके, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो गया। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, या आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बाद अपने पास क्या आता है, देखो कि पहला गुण तो ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ इस तरीके से होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि जो ईएम वेव होती है ना, वो क्या करती है, हमेशा लाइट के वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से चलती है निर्वात में। ओके, और इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये खुद से चल सकती है। इनका जो वेग होता है निर्वात के अंदर वो अधिकतम होता है, जिसका मान कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है जो आप पढ़ चुके हैं, इसकी जो दिशा है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, और दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, पर दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा उसके क्या होगी, समांतर होगी। समझ रहे हो, ई क्रॉस बी से आपके पास जो आएगा तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में बता दिया था, और जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ है ना उसके अंदर भी बता रखा है मैंने। इसके बाद आता है जो ई बटा बी है ना, इसको रेशियो क्या होता है, सी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ई है ना, सी का मान कितना है 3000 लाख, यही तो है 5 3 8 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो ई है ना वो बी से क्या है 3000 लाख गुणा बड़ा है। मतलब इलेक्ट्रिक जो ईएम वेव है उसके अंदर जो कंपोनेंट आपको इफेक्ट डालेगा, जो कंपोनेंट आपको प्रभावित करेगा, वो कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो कंपोनेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है पॉइंटिंग वेक्टर। इसके बाद अपने पास क्या आता है, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर देखो क्या बताता है,
या इसे कहते हैं अपने पास हिंदी में भी पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश। इसको अपने लिखते हैं एस वेक्टर से, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? पॉइंटिंग वेक्टर बताता है कि जो ईएम वेव है ना, वो जैसे ईएम वेव इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलरली एक एरिया रख दिया जाए, एरिया रख दिया जाए, तो उससे कितना अपने पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना होगा, समझ रहे हो? कोई भी अगर एरिया रख दिया जाए तो उससे कितनी एनर्जी और कितने समय के अंदर प्रवाहित होगी, उसके बारे में कौन बताता है? पॉइंटिंग सदिश बताता है। तो पॉइंटिंग सदिश किसके बारे में बताता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बारे में अपने को एस वेक्टर बताता है, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे? ये होता है अपने पास एस वेक्टर बराबर ई वेक्टर बटा ए क्रॉस टी, ठीक है ना। ई क्या है अपने पास? एनर्जी है, ई वेक्टर नहीं है, एनर्जी है, ओके। ई बटा ए इंटू टी होता है। अब इसको जिसका जो फॉर्मूला आता है अपने पास निकल के, वो आता है 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। वहां पे आपको पता है ई क्या है, बी क्या है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश है और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड सदिश है, ओके। इसके मात्रक की बात की जाए, इसके मात्रक की बात करो तो क्या बनेगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जूल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये लो मात्रक क्या हो जाएगा? विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी? जूल की विमा क्या होती है? mL2T-2, ठीक है। मीटर स्क्वायर की L2 और इसकी T1 काटोगे तो क्या बन जाएगा? MT-3। ये इसकी विमा हो गई, ओके। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक चीज और आती है कि जो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका जो आप एवरेज लेते हो वो अपने पास क्या कहलाता है? तीव्रता I कहलाता है, इंटेंसिटी I कहलाता है। तो I बराबर क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वेक्टर, जो आपके पास एस वेक्टर है, ठीक है ना। जो अपने पास पॉइंटिंग वेक्टर है उसका जो एवरेज है वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी, तीव्रता क्या कहलाता है? I कहलाता है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टर्म है वो आती है रेडिएशन प्रेशर, जो इसी का गुण कह लो आप, अगला गुण, ठीक है। अपने गुण पढ़ते जा रहे हैं, 5 गुण हो गए थे, छठे में देखो। इसके बाद छठे में लिख दो या ऐसे पॉइंट के रूप में लिख दो, है ना। ये क्या है अपने पास? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, देखो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि जब भी आकर के जो ईएम वेव है, जब भी ईएम वेव है आके आपकी इंसिडेंट होगी ना किसी सरफेस के ऊपर, तो उस पर कितना प्रेशर डालेगी, वही चीज क्या है? रेडिएशन प्रेशर है। रेडिएशन प्रेशर जो आपके पास है ये क्या होता है? बेसिकली 2 तरीके का होगा। कैसे कैसे? जो आप सरफेस की बात कर रहे हो, जिस सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होने वाली है, वो 2 तरीके की हो सकती है। पहली वो हो सकता है वो क्या हो? टोटली रिफ्लेक्टिंग हो, टोटली क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो। और दूसरा हो सकता है वो क्या हो? टोटली एब्सॉर्बिंग हो। टोटली क्या हो? एब्सॉर्बिंग। टोटली रिफ्लेक्टिंग हो या टोटली क्या हो? एब्सॉर्बिंग हो, ठीक है। जब वो एब्सॉर्ब करेगी तो क्या होगा? विकिरण आए उस पर एब्सॉर्ब होगा सीधा सीधा, जबकि रिफ्लेक्ट होगी तो प्रेशर जाएंगे टकराएंगे, इलास्टिक कोलिजन होगी ना, जाएंगे टकराएंगे वापस आएंगे। तो इस केस के अंदर जो प्रेशर होगा, जो आपको रेडिएशन प्रेशर फील होगा, वो होगा अपने पास एब्सॉर्बिंग के अंदर तो S/C, जहां S क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर, और जो रिफ्लेक्टिंग है उसके अंदर होगा 2S/C। रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा? P बराबर है 2S/C होगा, ओके, ठीक है। जहां S क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है, P क्या है? टोटल प्रेशर है या रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन कितना प्रेशर डालेगा। रिफ्लेक्टिंग है तो 2 आ जाएगा, एब्सॉर्बिंग है तो सीधा निकल जाएगा, तो 1 ही आएगा, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जो वेव चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर थोड़ा सा आपको बताया भी हुआ है, बाकी अपने यहाँ और देख लेते हैं। जो ई वेक्टर होता है ये क्या होता है? इसको लिखते हैं E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो ये था अपने पास के जेड, करो इसको के जेड करो, ये आएगा तब आई कैप, बताऊंगा क्यों किया है। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, और इधर आ जाएगा जे कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये आई कैप में है, ये एक्स दिशा के अंदर जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास ये किस दिशा में जा रहा है? अपने पास ये जे कैप के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ये आई कैप में जा रहा है, ये जे कैप में जा रहा है, बी। और जो अपने पास वेव की बात करें तो वेव आप इससे देखोगे, वेव किससे देखोगे? इससे देखोगे, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। वेव आप किससे देखोगे? इससे देखोगे और इससे देखोगे। कैसे? इससे इस तरीके से देखोगे कि अगर इनके बीच निशान क्या है? विपरीत है। जैसे कि यहां प्लस है, यहां माइनस है, या फिर यहां माइनस होता और यहां क्या होता? प्लस होता, तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है?
प्लस जेड में जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, प्लस जेड में जा रही है। अगर ऐसा होता कि दोनों में सेम निशान हो जाए, चाहे ये हो चाहे अपने पास क्या हो जाए, ये हो जाए, तो आप वेव किस में जा रही होगी, माइनस जेड में जा रही होगी, समझ गए। अगर दोनों विपरीत निशान है तो प्लस जेड, सेम निशान है तो माइनस जेड के अंदर वेव अपनी जा रही होगी, ठीक है। और यहां से वेग निकालना हो कि वेव का वेग कितना आएगा, तो ये जो चीज है इसे कहते हैं फेज, क्या बोलते हैं, फेज। इससे आप क्या करोगे, अपना वेग निकाल सकते हो। वेग कैसे निकलेगा आपके पास, v बराबर निकलेगा ओमेगा अपॉन के से, ठीक है। यहाँ आपको ओमेगा दिया होगा, यहाँ आपको के दिया होगा, वहां से आप ओमेगा अपॉन के निकाल सकते हो। ओमेगा जो है इसे कहते हैं कोणीय आवर्ती, क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग, इसका मान होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। के जो है ये तरंग सदिश वेव वेक्टर, इसका मान होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब यहां से एक चीज और देखो आप कि जो अपने पास इंटेंसिटी है, जो अपने पास इंटेंसिटी है, इसको क्या बोला था, एवरेज ऑफ इंटेंसिटी, क्या बोला था, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, क्या बोला था, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर बोला था ना। तो निकालो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इधर आ जाएगा एवरेज ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ई और बी का मान रखो तो क्या बनेगा, ई नॉट बार आ जाएगा, ओके, और बी नॉट बार आ जाएगा, क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइन साइन क्या बनेगा, साइन का स्क्वायर बनेगा, साइन के स्क्वायर का एवरेज का मान क्या होता है 1/2, और नीचे क्या बचा है म्यू नोट, तो ये क्या बचेगा ई नोट बी नोट बटा 2 म्यू नोट, ये अपने पास बच गया, ठीक है। अब इसके आप मान भी रख सकते हो, क्या ई नोट का मान रखो तो क्या बनेगा, ई नोट क्या होता है बी नोट इंटू सी, क्योंकि बताया तो था ई बटा बी बराबर क्या होता है सी होता है, नोट में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा बी नोट सी इंटू बी नोट बटा 2 म्यू नोट, तो ये बन गया अपने पास 1/2 बी नोट स्क्वायर सी बटा म्यू नोट। अगर ई में चाहिए तो बी नोट का मान रख दो ई बाई सी, तो ये बनेगा ई नोट स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट सी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गई अपने पास, तीव्रता आ गई एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की वजह से, ठीक है। ईएमडब्ल्यू के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सोर्स की बात करेंगे, इसका सोर्स क्या होगा वो भी अपने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज और देखो कि जो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव ई होता है, ई वेरी वेरी, इसका जो मापांक है वो बहुत बड़ा होता है, बी से ज्यादा इफेक्ट आपको कौन करेगा, ई करेगा। जब भी हम कोई वेव की बात करेंगे ना तो हम मोस्टली बात किसकी करेंगे, ई की बात करेंगे। ई वेक्टर क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसी को अपने प्रकाश सदिश भी कहते हैं। जब आपने ध्रुवण वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, तरंग वाला है ना, तो इसे क्या कहा था, प्रकाश सदिश भी मैंने कहा था, आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद आती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखो क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है म्यू ई बराबर, अपने पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी ना वो क्या आएगी, वो आती है एक एनर्जी डेंसिटी क्या आती है, एनर्जी डेंसिटी आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। जब ईएम वेव जारी होगी उसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये किसकी वजह से है, ये जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसी तरीके से जो ईएम वेव है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होगी वो कितनी आएगी, 1/2 v स्क्वायर बटा म्यू नॉट, ओके। यहाँ ई और बी का मान आप रख सकते हो, ई और बी का मान आपके पास क्या है, थोड़ी देर पहले निकाला था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मान क्या है, बी बराबर बी नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो मान रखो तो ये क्या बनेगा, इसका एवरेज मान रखो और इसका क्या ले लो, एवरेज ले लो, तो ये क्या बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का ई स्क्वायर का क्या आएगा एवरेज, इधर क्या आएगा यूएम का एवरेज। अगर लेते हो एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है एक के नाम, दोनों अलग अलग है। तो ये रहेगा अपने पास बी स्क्वायर का एवरेज बटा म्यू नॉट। अब देखो इसमें भी साइन था, इसमें भी साइन था, तो साइन वाला जब मान रखोगे तो ई नॉट स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ओके। और इधर क्या रहेगा 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बटा म्यू नॉट,
और इधर आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज अपने पास। ठीक है, इनके मान रखो, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है 1/2, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना। इधर क्या बनेगा 1/4, नीचे रहेगा म्यू नॉट और ऊपर बन जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। कैसे, देख लो, देखो थोड़ा सा इसको करना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रहने दो, इसको क्या लिखोगे, बी नॉट स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर लिखोगे ना, और ये क्या हो जाएगा फिर एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ये क्या आ गया बी नॉट स्क्वायर बटा 4 म्यू नॉट। देखो सेम का सेम है या नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब टोटल बात करते हैं इलेक्ट्रिक, उसके अंदर ईएम वेव में क्या है, दोनों के दोनों ही फील्ड है, तो जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी जो आएगी, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं किसको, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगी, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक वाले का जोड़ो और मैग्नेटिक वाले का जोड़ो, है ना। दोनों का मान रखो, दोनों सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे 2 ऑफ इसको ऐसे लिख दो, मान रखो तो 2 गायब हो जाएगा, 2 कट जाएगा नीचे से एक बार, है ना, 1 2 कट जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। चाहे इसको आप वैसे लिखना है तो आप वैसे लिख दो, कोई समस्या हमें तो है नहीं। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, चाहे एवरेज वाली बोलो वो भी अपने कैलकुलेट कर ली, है ना। एवरेज का फर्क क्या हुआ, एवरेज का फर्क ये हुआ कि साइन स्क्वायर का जो एवरेज निकालते हैं वो 1/2 आ गया था, बस इतना ही फर्क है। इसके बाद आता है मात्रक, जो एनर्जी डेंसिटी है अपने पास, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, ये जो ईएम वेव आएगी इस सरफेस पे आपतित होगी तो वो कितना रेखीय संवेग ट्रांसफर करेगी, रेखीय संवेग। इसके भी 2 केस बनेंगे सेम टू सेम। पहला टोटल एब्जॉर्बिंग, टोटल एब्जॉर्बिंग, और दूसरा बनेगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा P बराबर U/C और इसके अंदर आएगा P बराबर 2U/C, है ना। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ इसको कि हमने जो U/C लिखा है और 2U/C लिखा है ना, ये सही है क्या, ये मैंने शायद चेक करके ही बताया था आपको, सही था ये, कोई नहीं देख लेते हैं, आ जाओ 1 सेकंड लगेगी। U क्या होता है, इसे देखो, P होता है, ये क्या होता है, इसे देखो dP/dt बराबर होता है अपने पास F, तो P बराबर क्या आ गया F गुणा T, x का गुणा x का भाग, तो ये क्या बन गया एनर्जी, है ना, एनर्जी, और ये क्या बनेगा C, तो सही है अपने पास, ठीक है ना, सही है अपने पास। ये तो रफ काम किया है। तो जो अपने पास मोमेंटम ट्रांसफर होगा, है ना, टोटल एब्जॉर्बिंग है तो U/C होगा, रिफ्लेक्टिंग है तो 2 बार आएगा ना, जाएगा और आएगा, तो अपने पास 2 ये क्या हो जाएंगे 2U/C आ जाएगा। ओके, ये अपने पास ईएम वेव जो था उसका लगभग काम अपने पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने पास क्या आता है, इसके बाद अपने पास आता है EMW स्पेक्ट्रम। अगला जो टॉपिक है अपने पास वो क्या है, अगला टॉपिक है अपने पास EMW स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत सारी कैटेगरी के, इनके अंदर बहुत सारी ईएम वेव्स हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर यूज आती है, किसी की एनर्जी ज्यादा है किसी की एनर्जी कम है ना। आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि कम ज्यादा वाली का यूज होगा, हाँ आप यूज नहीं ले सकते जहां आपको ज्यादा एनर्जी वाली ईएम वेव चाहिए, और जहां आपको ज्यादा एनर्जी वाली ईएम वेव चाहिए वहां आप कम एनर्जी वाली ईएम वेव यूज नहीं कर सकते। तो इसको कैटेगरी में बांटते हैं ना, देखो ठीक है। ये अपने पास कुछ ग्राफ है, ग्राफ मतलब इसमें दर्शाएंगे ईएम वेव का है। अब इसको मैं कैटेगरी बांट लेता हूं, याद रखने का तरीका ही आपको बताता हूं। देखो याद रखने का तरीका बताऊंगा आपको भी, देखना आप। ये अपने पास हो गई यूवी, क्या हो गई यूवी, यूवी के बाद आएगा विजिबल, विजिबल के बाद आएगा यूवी,
विजिबल आईआर। आईआर के बाद क्या आना चाहिए, रेडियो आना चाहिए, पर रेडियो क्या आता है सबसे लास्ट में आता है, और यहाँ क्या आता है माइक्रो। रेडियो सबसे लास्ट में क्यों आता है, देखो रेडियो में आपको ये लैम्डा दिख रही है ना, देखो इसके अंदर लैम्डा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये रहा लैम्डा, देखो लैम्डा है ना, मतलब इसके लिए लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इधर क्या होगा, गामा, क्या होगा, गामा रे। गामा के अंदर आपको एक तरीके से न्यू दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तो यहाँ न्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ लैम्डा मैक्सिमम है तो यहाँ जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। यहाँ न्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ न्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। ओके, ये यूवी विजिबल कौन सी बच गई अपने पास, सिर्फ और सिर्फ बच गई एक्सरे, तो इसको एक्सरे करते हैं। ओके, ये हटा दो और इसको एक्सरे कर दो यहां से, यहां कौन सी हो जाएगी, ये एक्सरे हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें इनके रडार की, मतलब रेंज की बात करते हैं ना, कि कौन सी एमस्ट्रॉन्ग की जो अपने पास है वो कहां जाएगी। अब एक चीज ये भी देख लो, न्यू मैक्सिमम यहाँ है, तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके, आ जाओ, तो यूवी को, विजिबल को क्या लिखा था, 400 से 700, इधर लैम्डा ज्यादा है तो इधर ज्यादा जाएगा ना, 400 एमस्ट्रॉन्ग, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, आई थिंक 400 नैनोमीटर है ना, एमस्ट्रॉन्ग करोगे तो 4000 लिखना पड़ेगा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब धीरे धीरे आगे चलते जाओ, ये कितना हो जाएगा, 1 mm। ओके, और इसके बाद ये कितना है, रेडियो से पहले ये है अपने पास 30 mm। ठीक है, लैम्डा बढ़ रही है, इधर लैम्डा घटती आएगी तो ये हो जाएगा 10 nm, और ये हो जाएगा 0.01 nm। ठीक है, ये अपने पास अपने रेंज लिख दी किसकी, तरंग दैर्ध्य की। आप तरंग दैर्ध्य की याद रखो, क्योंकि डायरेक्टली जब भी पूछेगा तो ये तरंग दैर्ध्य की पूछेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो क्या हो रहा है, न्यू घट रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, एनर्जी भी घट रही है। इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, न्यू बढ़ेगा, लैम्डा घट जाएगा। इसके बाद क्या आता है कि जो जितनी की जितनी वेव आपके पास 5-6 प्रकार की, 7-8 प्रकार की जितनी वेव है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की जो वेव है, इनका जनरेशन कैसे होता है, इनको आप जनरेट कैसे करोगे, इनके यूज क्या है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी की सारी मैं आपको एक टेबल के अंदर लिखवा देता हूं, वहां से आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने EMW का ये लेक्चर देख लिया तो आपको EM वेव के बारे में और कहीं से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है, सबसे पहली चीज आती है रेडिएशन, कि अपने कौन से टाइप के रेडिएशन की बात कर रहे हैं। दूसरा आता है जनरेशन, कि उसको आप जनरेट कैसे करोगे। तीसरा आता है प्रॉपर्टीज रेंज, प्रॉपर्टीज रेंज। चौथा क्या आता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रेडिएशन के अंदर देखो, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, गामा रेज की, गामा रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, गामा रेज को आप जनरेट कैसे करोगे, गामा रेज को जनरेट करने का तरीका क्या है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी ना तब गामा रे क्या होती है, जनरेट होती है, क्योंकि गामा रे बहुत हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी की होती है। तो ये रेडिएशन प्रॉपर्टी है ना, आपने देखा भी होगा जब डी की होता है तो अल्फा बीटा गामा, तो वो गामा यही वाला है। ठीक है, तो ये कैसे मिलती है आपको, रेडियो एक्टिव डीके से, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, इस तरीके से आपको मिलती है। प्रॉपर्टी की बात करें, हाई एनर्जी है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और ये जो वेव्स होगी ये कैसी होगी, अनचार्ज होगी। आपको दिख रहा है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, अल्फा पे चार्ज होता है, बीटा पे चार्ज होता है, जबकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आयनाइज नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि आयन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस प्लस के पास गया प्लस दूर हटेगा, प्लस माइनस के पास गया माइनस की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, ऐसा कुछ कर सकता है। पर इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो क्या है, कम है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आयनाइजेशन करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कोलिजन करनी पड़ेगी। कोलिजन करने के लिए जो गामा है ना, इसका आकार कैसा होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। इसको काम क्या आता है, टू डिस्क्राइब न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए गामा काम आती है, टू डिस्क्राइब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा इसका यूज क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी अपने गामा जो है वो क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। ओके, इसके बाद 2 नंबर पे अपने पास आता है एक्सरे।
एक्सरे। एक्सरे आपको पता है ये कहाँ यूज लेते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल में यूज लेते हैं। तो एक्सरे जनरेट कैसे होगी, एक्सरे जनरेट कैसे होगी, जब आप हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन को किसी एटम पे या किसी मैटर के ऊपर गिराओगे ना, तो वहां से दो तरीके की एक्सरे बनती है, एक सतत एक विविक्त, एक कैरेक्टरसाइटिक और एक कंटिन्यूस एक्सरे। कोलिजन ऑफ हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन, हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन विद मैटर, मैटर की ज्यादा वेट टकराती है तो अपने पास दो तरीके की एक्सरे बनती है, एक बनती है कॉन्टिन्यूअस सतत, ठीक है, और एक बनती है कैरेक्टरसाइटिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी में एक्सरे में क्या आता है, लो पेनिट्रेटिंग होती है। एक्सरे क्या होती है, लो पेनिट्रेटिंग। एक्सरे क्या होती है, लो पेनिट्रेटिंग होती है, क्योंकि इनसे तो कम ही लो पेनिट्रेटिंग है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी होती है इसके पास। इसके पास ई क्या है, मैक्सिमम है ना। बाकी अदर प्रॉपर्टी गामा रे प्रॉपर्टी है ना, गामा रे की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर सारी की सारी। बाकी काम क्या आएगी, मेडिकल यूजेस, मेडिकल यूजेस। इसके अलावा मेडिकल यूज के अलावा एक्सरे कहाँ काम आएगी, मेडिकल यूज के अलावा ये काम आएगी आपके पास किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर आप निकालते हो, है ना, ब्रेक डिफ्रेक्शन वगैरह पढ़ते हो, वहाँ ये आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, कहाँ आता है, इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसके अलावा तीसरा देखो, तीसरी ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी यूवी रेज, यूवी रेज, ठीक है। ये क्या करती है, ओजोन लेस, ओजोन रे इफेक्ट जो आता है ना, ओजोन लेयर इफेक्ट, वहां वाली काम में आती है। जनरेट कैसे करोगे, जनरेट ये होती है अपने पास जो एटॉमिक ट्रांजिशन होते हैं ना उससे, बाय आयनाइज्ड गैस और सनलैम्प। सनलैम्प, जो सनलैम्प होता है या जो आयनाइज्ड गैस होती है ना, तो उससे अपने को क्या मिलती है, यूवी रेज मिलती है। जो सूरज है इससे भी अपने पास कौन सी रेज आती है, यूवी रेज आती है। इन यूवी रेज को आने कौन नहीं देता, ओजोन लेयर नहीं आने देती। पर धीरे धीरे क्या होता है, अपने जो फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, इनके अंदर फ्रियोन गैस होती है, तो फ्रियोन गैस क्या करती है, ओजोन लेयर को डिफेक्ट करती है, उसको हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं तो उनसे यूवी रेज है वो सीधी आती है और जो आके अपने को नुकसान करती है। अपनी स्किन जो है वो डार्क होती है, डैमेज होती है, उसका रीजन भी क्या है, यूवी है, ठीक है ना। तो बाय आयनाइज्ड गैस, सनलैम्प हो गया। इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यूवी जो है इसकी एनर्जी ठीक ठाक होती है, तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन आपने देखा होगा, यूवी आरओ से बना हुआ अपने पास वाटर प्यूरिफायर आता है, टीवी में आपने ऐड देखे होंगे। तो वो क्या होता है, अपने पास यूवी इनके अंदर यूज होती है। तो इनके अंदर क्या है, पहली बात तो वाटर प्यूरिफायर के अंदर, ये तो प्रॉपर्टी में आ जाएगा ना, वाटर प्यूरिफायर वाला लिख दो, प्यूरिफाई वाटर। और दूसरा इनका काम क्या आता है, साइन डिटेक्टर के अंदर, साइन डिटेक्टर के अंदर भी यूज करते हैं। ओके, और अपने पास क्या हो गया, यूवी रेज के लिए अपने लिख रहे थे इनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है इनके अंदर, ये प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो यूवी रेज के साथ ही होता है। इसके अलावा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ विजिबल रेज, जो अपने पास विजिबल रेज या लाइट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना, लाइट कह दो या विजिबल रे कह दो, आपको जो चीजें दिख पा रही है वो विजिबल रे की वजह से ही दिख पा रही है ना, यूवी विजिबल। ये रहा अपने पास देखो यूवी विजिबल, तो जो विजिबल रेंज जो है इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो यूवी में भी पाई जाएगी। ओके, इसके बाद अपने पास फोर्थ जो है वो आता है यूवी रेज के बाद विजिबल रे। कौन सी आती है, विजिबल, विजिबल रेज। विजिबल जनरेट कैसे होगी, विजिबल जनरेट होती है एटॉमिक ट्रांजिशन से। तो विजिबल जनरेट कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाएगा तो अपने पास क्या करेगा, विजिबल रेज जनरेट करेगा। इसके बाद क्या आता है, विजिबल रेज क्या काम आती है, थर्मल इफेक्ट, सॉरी सेंसिटिव टू वुमेन आई। हम देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, विजिबल रेज की वजह से देख पा रहे हैं। काम क्या आता है, टू सी ऑब्जेक्ट। यूजेस क्या है इसके, आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। इसके बाद अपने पास आता है आईआर,
IR जो है, ठीक है, IR कैसे होती है कि जैसे एटॉमिक ट्रांजिशन नहीं होंगे, समझ रहे हो ना आप, तीसरे स्तर से, जैसे तीसरे स्तर में दूसरे बाहर चला जाए तो कौन सी रे मिलेगी, विजिबल मिलेगी, पर तीसरे से दूसरे में चला जाए, है ना, आपस में अरेंज हो जाए तो कौन सी मिलेगी, IR मिलेगी, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम हो गई, है ना, एनर्जी विजिबल से कम जाओगे एनर्जी क्या आएगा, IR आएगा, विजिबल से हायर जाओगे तो UV आएगा। ओके, तो IR क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, रीअरेंजमेंट, ये थोड़ी सी स्पेलिंग हो गई होगी, देख लेना आप, है ना, लिख देता हूं लो, ऐसा कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, जब आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे तब आपको ये मिलता है। इसके अलावा ये कहाँ से मिलता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, अगर आपने नेट की तैयारी की है तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, BSc अच्छे से पढ़ी है तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है उसके अंदर भी क्या होती है, IR रेडिएशन इमिट होती है। इसके अलावा जब भी बॉडी क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, कोई भी बॉडी जब हाई टेम्परेचर पे होती है तो वो क्या करती है, IR रेडिएशन इमिट करती है। तो जो हाई बॉडी पे, बॉडी जो अभी हाइट बॉडी, जो भी बॉडी हाई टेम्परेचर पे है वो क्या है, IR का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। इनका ये काम क्या आती है, इनके अंदर थर्मल प्रॉपर्टी पाई जाती है, थर्मल इफेक्ट पाई जाती है, थर्मल इफेक्ट होंगे, और बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, विजिबल के आसपास है ना, तो विजिबल रेज प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर, जो विजिबल रेज के अंदर जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी इसमें भी पाई जाएगी। ओके, और इसका यूज क्या है, मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, इसके अलावा फोग के अंदर देखने के लिए, फोग को अगर आप, फोग के अंदर अगर आपको आर पार देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, IR लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रो रेज, माइक्रो जो रेज है वो किससे बनती है, ये बनती है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से, किससे बनती है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से बनती है अपने पास। और इसके अलावा रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है उसके अंदर भी आपको क्या मिलती है, माइक्रोवेव मिलती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब घूर्णन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर भी आपको माइक्रो जो रेज है वो मिलती है। ओके, और जो वाइब्रेशन लिखा था उसका अर्थ क्या होता है, कंपन स्पेक्ट्रम, है ना, ये भी आपको हिंदी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कंपन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो पूछने का तुक भी नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स पूरा होने वाला है। और ये जो माइक्रोवेव है ये सारी प्रॉपर्टी दिखाती है प्रकाश वाली, जैसे कि रिफ्लेक्शन दर्शाएगी, रिफ्रैक्शन दर्शाएगी, इसके अलावा डिफ्रैक्शन दर्शाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन दर्शाएगी, रिफ्रैक्शन दर्शाएगी और डिफ्रैक्शन दर्शाएगी अपने पास। ओके, इसके अलावा जो माइक्रोवेव की बाकी, माइक्रोवेव काम क्या आती है, माइक्रोवेव काम आती है रडार के अंदर, ठीक है ना, जो सिग्नल इधर उधर होते हैं वो उसमें काम आती है, रेडियो में काम आती है, रेडियो भी किससे काम करता है, माइक्रोवेव काम करता है। और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी के अंदर, मॉलिक्यूल की डिटेल स्टडी के अंदर क्या काम आता है, माइक्रोवेव काम आती है, ठीक है। लास्ट रही अपने पास रेडियो वेव, रेडियो वेव्स रही है, इनके अंदर क्या होता है, ओसिलेटिंग होते हैं, ओसिलेटिंग सर्किट होता है ये, ठीक है, ओसिलेटिंग सर्किट्स होते हैं। ये बिहेव कैसे करता है, इसके अंदर ओसिलेटिंग सर्किट, जो भी सर्किट आपको ओसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ओसिलेशन जिस सर्किट के अंदर हो रहे हैं वो क्या करेंगे, रेडियो वेव इमिट करेंगे। प्रॉपर्टी की बात करें, इनके अंदर क्या होता है, वेव नेचर ज्यादा होता है, वेव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है ना, इंस्टेड ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है। और ये काम क्या आते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन जो होती है वहां अपने पास कौन सी वेव्स काम आती है, रेडियो वेव्स काम आती है, ठीक है। इस तरीके से अपने जो ये चैप्टर था कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थ्योरी इसके अंदर आपने अगर ये पढ़ लिया तो आपको कहीं से थ्योरी पढ़ने की नीड पड़ेगी नहीं, है ना। और इसके अलावा इसकी बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल अपने इसके अगले लेक्चर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अपना जो ऐप है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आप उनको विजिट कर सकते हो, सब लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें, आगे बढ़ें। बाय, टेक केयर, बाय।